नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में जो है वो दो बड़े मूवमेंट जो चल रहे हैं। एक राहुल गांधी जी की बिहार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, और दूसरी तरफ आपने देखा कि चुनाव आयोग से पर जो एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जिसमें विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे और सारे सीसीटीवी फुटेज को वो जारी करे। ऐसी विपक्ष की मांग है। और जिस तरीके से चुनाव में वोटर वो काटे गए हैं, वोटर लिस्ट में जो फर्जी नाम पाए गए हैं, इन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन उल्टा हो रहा है कि चुनाव आयोग एग्रेसिव होकर अपनी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सवाल जो हैं वो स्वयं ही चुनाव आयोग ने खड़े कर लिए अपने लिए। जैसे चुनाव आयोग से जब पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने महिलाओं का और बहू बेटियों का हवाला देते हुए, प्राइवेसी का हवाला देते हुए उन वीडियो को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग के बूथ का वीडियो जारी करने से किसी की निजता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अब लोगों के मन में ये संदेह घर करने लगा है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का जो एक नियम बदला गया है, तो निश्चित है कि सीसीटीवी फुटेज से बहुत कुछ सच्चाई जो है वो देश के सामने आ सकती है। तो चुनाव आयोग ने स्वयं ही अपने आप पर एक संदेह खड़ा कर लिया है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि चुनाव आयोग को सारी सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी करना चाहिए, ताकि देश के सामने ये समझ में आए। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में एक मेयर के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक चुनाव अधिकारी एक बैलेट वोट को अपने पावर से उसको ख़त्म करता है और उस चुनाव को प्रभावित करता है। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई किसी जनता के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया गया बैलेट वोट को नष्ट करने का जो काम करता है, तो निश्चित है कि उस पर एक क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीसीटीवी फुटेज अगर जारी हो जाते हैं, या विपक्ष चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज जारी कराने में सफल हो जाता है दोस्तों, तो निश्चित है कि ये जो चुनाव आयोग में ये जो सारी गड़बड़ियाँ जो पाई जा रही हैं, इनका जो सच है वो सब निकल के सामने आएगा। तो सीसीटीवी फुटेज नहीं देने का सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव आयोग उन सभी लोगों को बचाना चाहता है जिन्होंने चुनाव में इस तरीके की गड़बड़ी की, जिन्होंने जनमत को मैनिपुलेट करने का जो अपराध किया है, और जिन लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाकर पोलिंग ऑफिसर्स को दबाव में लेकर जो गलत और फर्जी तरीके से जो वोटिंग हुई है, इस तरीके की जो सच्चाई है दोस्तों, वो निश्चित है कि सीसीटीवी फुटेज से बाहर आ सकती थी। लेकिन चुनाव आयोग ने प्राइमा फेसी ही उस मांग को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा है कि डिजिटल फॉर्म में जो वोटर लिस्ट है उसको भी चुनाव आयोग को जो है डिस्क्लोज़ करना चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने खुलासा किया और चुनाव आयोग ने कई राज्यों की वेबसाइट जो है वो बंद कर दी, जिससे कि कोई डिजिटल वोटर लिस्ट ना निकाल सके। और आप देखिए कि इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोग भी वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी एक एलओपी कह रहा है। राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगा जाता है, लेकिन अनुराग ठाकुर भी ठीक उसी तरीके से वो विपक्षी नेताओं के संसदीय क्षेत्र का डाटा निकाल कर उस पर एनालिसिस कर रहे थे और गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा को उजागर कर रहे थे। तो उनका भी धन्यवाद, अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद। तेज तर्राट नेता हैं वो, और उनकी जो नेतागिरी करने की जो एक शैली है वो हो सकती है। लेकिन इस बार उन्होंने जो स्वयं ही चुनाव आयोग की पोल खोल दी कि चुनाव में वोटर लिस्टों में गड़बड़ियां हैं, और उन्होंने विपक्ष के नेताओं की सीट पर पकड़ी हैं, और अनुराग ठाकुर जी ने एक मांग की है कि ये लोग इस्तीफ़ा दें। तो अनुराग ठाकुर जी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित है सभी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। 2024 का जो चुनाव है उसे रद्द किया जाए और देश के में जैसे वाराणसी पर
बनारस पर जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े, उस सीट पर भी जो अजय राय ने जो एक खुलासा किया कि 7 राउंड तक प्रधानमंत्री जी पीछे चले और उसके बाद बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से उनको जीता घोषित किया गया। तो वाराणसी में भी गड़बड़ी हुई है, तो वाराणसी का भी डाटा सार्वजनिक करना चाहिए और 2024 के चुनाव को रद्द करने की मांग अनुराग ठाकुर जी को करना चाहिए। और दूसरा जो काम है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस सारे काम की और चुनाव आयोग के कार्य की जो पृष्ठभूमि है ये वहां से तैयार होती है जब लोकसभा से चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो कानून है उसे बदलकर उस कमेटी को बदलकर जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके वो कर दिया गया और लोकसभा से एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा मनोनीत एक सरकार का मंत्री और एक विपक्ष का नेता होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शायद इसीलिए बाहर किया गया था कि चुनाव आयोग के जरिए से ये सारे कामों को अंजाम देना था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उस कमेटी में रहते तो चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो अपने मनमाने तरीके से सरकार नहीं कर पाती। तो उस कानून को आज ये महसूस होता है कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति का कानून है वो इसीलिए बदला गया था जिससे कि चुनाव का जो सच सामने आ रहा है ये सब किया जा सके। इसका संबंध सीधा चुनाव आयोग की नियुक्ति से है और बिहार में जो एक अपार समर्थन जो राहुल गांधी जी को मिल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूं कि चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर को रद्द करने की मांग को मानने से इनकार कर रहा है और ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो 60-65 लाख वोटरों के जो नाम जोड़े गए हैं क्या उन्हें पुनः वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा या उन्हें इस बार मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। अगर जो वोट काटे गए हैं, जो एसआईआर किया गया है उसे लागू करके अगर बिहार में चुनाव किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि बिहार के चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा इस तरीके का काम जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ये जो बिहार का जो चुनाव है ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है दोस्तों, ये चुनाव देश की सत्ता को प्रभावित करने वाला चुनाव है। क्योंकि ये जो 2024 में जो बहुमत आया है केंद्र का उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है। ये एनडीए की सरकार है जिसमें बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बिहार के एमपीज़ का हिस्सा है, उधर चंद्रबाबू नायडू के एमपीज़ का हिस्सा है। तो ये जो एसआईआर का मुद्दा है, इतना ज़रूर है कि इस एसआईआर के मुद्दे को अगर चुनाव आयोग कैंसिल नहीं करता है और बिहार में इसी के आधार पर चुनाव होता है तो अब जिन पार्टियों ने भी इस सरकार को समर्थन दिया है उन्हें इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर एसआईआर उनके राज्य में भी किया जाएगा और धीरे से उनकी राजनीति को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो आशंकाएं हैं ये केंद्र की सत्ता को प्रभावित करती हैं निश्चित रूप से कि बिहार के चुनाव के बाद जो है वो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 साल इस सरकार के होने वाले हैं या फिर देश फिर से मध्यावधि चुनाव या किसी वैकल्पिक सरकार की ओर बढ़ेगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी जिस तरीके से एसआईआर पर जिस तरीके से उन्होंने आपत्ति की, उन्होंने अमेरिका से जो ट्रेड डील चल रही है उस पर जो आपत्ति की, ये सारा जो संघर्ष है अब राहुल गांधी जी इसको जनता के बीच में लड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ पार्टियों की ये कोशिश चल रही है कि सदन में चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया पर भी विचार बना रहा है विपक्ष। क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई रास्ता नहीं है, या तो उसे जनता की अदालत में जाना होगा या फिर लोकसभा से चुनाव आयोग पर इस तरीके की कार्रवाई के बारे में वो जो विचार बना रहा है वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि ये जो सेशन है संसद का ये तो 21 तारीख को ख़त्म होगा, लेकिन ये अभी विंटर सेशन जो आएगा जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें निश्चित है कि इस बात पर भी हंगामा देखने को हमें पुनः मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि एक और घटनाक्रम इसके साथ घट रहा है। शायद उसको हेडलाइंस अभी नहीं मिल रही हैं, लेकिन आज जो है वो सरकार के द्वारा कपास मतलब कॉटन पर
जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। मतलब कि अब जो विदेशी कॉटन, जो इम्पोर्टेड कॉटन के लिए भारत के मार्केट को खोल दिया गया है। इसका मतलब है कि आज जो है वो कपास के किसानों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, और कपास के किसानों को अब आने वाले समय में मैं बहुत ही मतलब उनको घाटा होने वाला है। और निश्चित है कि कपास का जो क्षेत्र है जिसमें कपास पैदा करते हैं हम, उस क्षेत्र में भी आने वाले समय में हमें कमी दिखाई देगी। क्योंकि बाज़ार में एक नया विकल्प जिसको सरकार ने जीरो ड्यूटी करके जिसको हरी झंडी दे दी है। अब अमेरिका अपना जो कपास है, अमेरिका बहुत बड़ा कपास निर्यातक है, और वो भारत के बाज़ारों में इम्पोर्टेड कपास के नाम से, इम्पोर्टेड कॉटन के नाम से जो है वो भारत के मार्केट को कैप्चर करेगा, जिसका सीधा नुकसान भारत के कपास के किसानों को होगा। ये भी सूचना मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो आप इस बात को समझें। क्योंकि पिछले 11 साल से जब भी कोई बड़ा हंगामा या कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो निश्चित है कि उसके पीछे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और नहीं हो पाती है। तो ये अमेरिका की ट्रेड डील में अब हमें ये दबाव जो है वो आने वाले समय में और भी दिखाई देगा, और देखना होगा कि भारत और किन क्षेत्रों में जो है वो अमेरिका के लिए अपने अपने बाज़ारों को ओपन करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो बिहार में जो सारा मूवमेंट है, ये अब एक जन आंदोलन में बदलने जा रहा है, और आने वाले समय में इसका भारतीय राजनीति पर हमें बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये दो चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि ये देश के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।